Hello my loveliest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, एक टॉपिक है बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। वो टॉपिक है मैरिड टू और मैरिड विद। ये रहा दोस्तों, मैरिड टू और मैरिड विद। मैरिड के बाद टू लगेगा कि विद लगेगा, बहुत कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और हमेशा के लिए सीख लेंगे कि मैरिड के बाद टू कब लगता है, विद कब लगता है, लगाना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों। आपको एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि बिल्कुल एंड तक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों एक एक करके सीखते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैरी के बाद, अच्छा ये टू और विद जो है ये दोनों प्रेपोजिशन है। तो आप मैरी का इस्तेमाल बिना प्रेपोजिशन के यानी बिना टू और विद के भी कर सकते हैं। मैरी के बाद सीधे सीधे उस आदमी का नाम देना होगा जिससे शादी हुई है या करना चाहते हैं या करने वाले हैं, किसी भी टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। कैसे? तो यहाँ कोई बता रहा है अपनी इच्छा, आई वॉन्ट टू मैरी एमी। एमी अंग्रेज़ लड़कियों का नाम होता है। किसी भी लड़की का नाम यहाँ पर हो सकता है या लड़के का नाम हो सकता है। कोई लड़की किसी लड़के के लिए बोल सकती है या कोई लड़का किसी लड़की के लिए बोल सकता है। आई वॉन्ट टू मैरी एमी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैरी के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा। आई वॉन्ट टू मैरी टू एमी, आई वॉन्ट टू मैरी विद एमी, ये सब नहीं लगेगा। हाँ, ये सेंटेंस कब इस तरह का सेंटेंस कब बनेगा? जब मैरी के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। उसमें आप किसी भी सिंपल नॉर्मल वर्ब का, कोई भी जो ऑर्डिनरी वर्ब होता है उसका, जैसे यहाँ पर वांट का इस्तेमाल हुआ है तो ऐसे कर सकते हैं आप। नहीं तो पास्ट टेंस में किसी ने कहा कि आई मैरिड एमी लास्ट ईयर, मैंने एमी से पिछले साल शादी की, ऐसा कोई बता रहा है। यहाँ पर जो मैरी खुद ही एक वर्ब है उसी का इस्तेमाल हुआ। और आप देख रहे हैं मैरी के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा, सीधे सीधे उस इंसान का नाम आया जिससे किसी ने शादी की। आई मैरिड एमी लास्ट ईयर। एक तरीका तो ये है जब बिना प्रेपोजिशन के, बिना टू या बिना विद के आपने इस्तेमाल किया इसको। अच्छा, टू कब लगता है? टू लगाना कब चाहिए? मैरी के बाद टू कब लगाना चाहिए? मैरी के बाद टू तब लगाना चाहिए जब आप बी या गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? बी या गेट में से कोई भी एक प्लस मैरिड टू, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अच्छा, बी के जितने रूप हैं, जैसे बी के प्रेजेंट में 3 रूप हैं, एम, इज़, आर। पास्ट में 2 रूप हैं, वॉज या वर। इनका इस्तेमाल होगा अगर प्रेजेंट में या पास्ट में बोलना है तो। अगर फ्यूचर में बोलना है तो बी के पहले विल लग जाता है, विल बी। और प्रेजेंट और पास्ट में बोलना हो तो एम, इज़, आर या वॉज, वर का इस्तेमाल करेंगे। तो बी या गेट प्लस मैरिड टू, अगर टू लगाना है तब की बात चल रही है। ये दोस्तों पैसिव फॉर्म होता है। तो ये पैसिव फॉर्म में आपको इसको बनाना होगा। कैसे सेंटेंस बनेगा? जब टू लगेगा तो आप बी या गेट के साथ लगाएंगे, ठीक है। बिना टू के बोलना हो तो कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है। टू लगेगा तो पैसिव फॉर्म में बनेगा, बी या गेट के साथ बनेगा। क्लियर हो गया होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने क्लियर हो गया कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे कोई बता रहा है कि मेरी एमी से शादी हुई है या मैं एमी के साथ शादीशुदा हूँ, यानी मेरी शादी एमी से हुई है, एमी मेरी वाइफ है, ऐसा कोई बताया तो उसको कहना चाहिए आई एम मैरिड टू एमी। अब आप देखिए कैसे बना सेंटेंस। बी का जो फॉर्म है एम, प्रेजेंट वाला, ये रहा, ये हमने इस्तेमाल किया, पैसिव फॉर्म में बना हुआ है। आई एम मैरिड, यहाँ मैरिड के बाद टू का इस्तेमाल हो गया और उसका नाम आया पर्सन का जिससे शादी की है किसी ने। आई एम मैरिड टू एमी, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। अगर पास्ट टेंस में बोलना हो तो बी का फॉर्म वॉज लगा देंगे आई के साथ। आई वॉज मैरिड टू एमी फॉर 3 ईयर्स, ऐसा कोई बता रहा है। यानी 3 साल तक कोई एमी के साथ, किसी के साथ शादीशुदा था, शादीशुदा ज़िंदगी में था, अब नहीं है, दोनों तलाक हो गया, जो भी हुआ हो। तो यही बात कोई बता रहा है, आई वॉज मैरिड टू एमी फॉर 3 ईयर्स। तो ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है। नहीं, अगर गेट का इस्तेमाल करना है तो गेट का पास्ट टेंस होता है गॉट। तो पास्ट टेंस में कही जा रही है बात, आई गॉट मैरिड टू एमी 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले एमी से मेरी शादी हुई थी, ऐसा कोई बता रहा है। तो आप देख रहे हैं, आई एम मैरिड टू एमी, आई वॉज मैरिड टू एमी, आई गॉट मैरिड टू एमी, पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर टेंस में अगर बोल रहा हूँ अगले महीने मेरी एमी से शादी होगी तो आप बोल सकते हैं आई विल गेट मैरिड, आई विल गेट मैरिड टू एमी नेक्स्ट वीक। तो किसी भी टेंस में बोल सकते हैं आप, लेकिन आपको क्या करना होगा, मैरी के बाद अगर टू लगाना है, मैरिड टू बोलना हो तो बी या गेट का आपको इस्तेमाल करना है और पैसिव फॉर्म में बनता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये भी अच्छी तरह से समझ गए कि मैरिड के बाद अगर टू लगाना हो तो कैसे बनेगा सेंटेंस। अब हम आते हैं कि कई बार आप बिना नाम के बी या गेट का इस्तेमाल करते हुए इंसान का नाम नहीं दे सकते और सीधे सीधे अपने बारे में बोल सकते
कि मैंने दो साल पहले शादी की, इस तरीके से विदाउट नेम, जिससे शादी हुई उसका नाम नहीं लेना है। कैसे? मतलब बिना लिए हुए भी आप बता सकते हैं। कैसे? आई एम मैरिड, कोई बता रहा है मैं तो शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। इसमें आदमी का नाम, इंसान का नाम नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेंटेंस में ज़रूरत ही नहीं। नहीं तो आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, कोई बता रहा है मेरी शादी पिछले साल हुई थी, आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। तो आप बी या गेट का इस्तेमाल इस तरीके से बिना नाम लिए हुए भी, जिससे शादी हुई है उसका बिना नाम लिए हुए भी बता सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं मैरिड विद कब इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी मीनिंग क्या है। तो मैरिड विद दोस्तों तब बताते हैं, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए, टू ऐड इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कहीं जानकारी दे रहे हैं। कैसे? टू फिल आउट फॉर्म्स, आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, आपका कोई इंटरव्यू है या आपको पासपोर्ट बनवाना है, उधर पूछते हैं आपकी शादी, क्या आप शादीशुदा हैं? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने डिपेंडेंट्स हैं, यानी आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, निर्भर करते हैं जीविका के लिए। तो आप लिखेंगे, मान लेते हैं आपके बच्चे हैं, तो आप लिखेंगे आई एम मैरिड विद चिल्ड्रन, कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। अब क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि मैरिड के बाद विद तब लगाना चाहिए जब आप अपने बच्चों के बारे में जानकारी दे रहे हैं या आपके ऊपर जो लोग निर्भर करते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट का मतलब है जो आपके ऊपर आश्रित हो, जिसका पालन पोषण आप करते हो, आपका डिपेंडेंट हुआ। वो बच्चे भी हो सकते हैं और कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जैसे कई बार रिश्तेदारों का लोग पालन पोषण करते हैं। तो आपको मैरिड के बाद विद का इस्तेमाल करना चाहिए। मैरिड के बाद विद का इस्तेमाल करके उस आदमी का नाम नहीं लिखेंगे जिससे शादी हुई है, उसके लिए सिर्फ टू का इस्तेमाल होगा। अब क्लियर हो गया दोस्तों? अगर शादी जिससे हुई है उसका नाम बताना हो तो मैरिड के बाद सिर्फ टू का इस्तेमाल करना है और बी या गेट का इस्तेमाल करना है और पैसिव फॉर्म में बनेगा अगर नाम लेना है तो मैरिड विद कब लगाएंगे? जब हम अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे हैं, आई एम मैरिड विद चिल्ड्रन। आप चाहें तो बच्चों की संख्या भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम मैरिड विद चिल्ड्रन। आप अगर मान लेते आपके 3 बच्चे, तो आप बोलेंगे आई एम मैरिड विद 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं हुआ कि 3 बच्चों से मेरी शादी हुई है, वो बिल्कुल मीनिंग नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, ये मीनिंग हुआ। आई एम मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, आई एम मैरिड विद 5 डिपेंडेंट्स। मैं शादीशुदा हूँ और 5 लोग मेरे ऊपर आश्रित हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों अब एकदम क्लियर हो गई बात कि हमको मैरिड टू का ही इस्तेमाल करना है अगर हमको उस आदमी का नाम बताने जिससे हमारी शादी हुई है, और मैरिड विद का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम ये बताना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे इतने बच्चे हैं या मेरे ऊपर इतने डिपेंडेंट्स हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब कि पूरी तरह से अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया आपके सामने और आप इसको इसी तरीके से बिल्कुल सही फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप बिल्कुल सही इंग्लिश लिख भी सकें और बोल भी सकें। दोस्तों सही इंग्लिश लिखना और बोलना ही सीखना चाहिए, उसी की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानता हूँ आज की डेट में लगभग 99% लोग हमको यही सिखा रहे हैं, ग्रामर मत पढ़ो, वोकैबुलरी मत पढ़ो, पढ़ो ही कुछ मत और ऐसे ही इंग्लिश आ जाएगी। ये सब बेकार की बात है, किसी के झांसे में नहीं फंसना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। बिना पढ़ाई किए हुए, बिना ग्रामर सीखे हुए, बिना वोकैबुलरी सीखे हुए कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता। मतलब हम लोग, हमारे लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, हम नहीं सीख सकते। अपनी भाषा हिंदी को भी अगर आप अच्छे लेवल पे सीखना चाहेंगे तो आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर संस्कृत जो हमारी भाषा है अगर आप उसको सीखना चाहेंगे तो आपको उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, इसको बिना पढ़े हुए कैसे सीख सकते हैं। इसलिए गुमराह नहीं होना है, मेहनत करनी चाहिए, ग्रामर की बुक लेके, डिक्शनरी लेके बैठना चाहिए, इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, शेक्सपियर के प्लेज, जितने क्लासिक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों एक ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं अगर हम उसका लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तो हम उस लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। उस भाषा में लिखी हुई किताबें अगर हम नहीं पढ़ रहे, अभी आजकल ये बहुत चल गया है कि हम पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं, हमको अंग्रेजी बोलना आ जाए, मेरी समझ के तो बाहर है। मेरे पास तो बरसों का, मैं समझता हूँ मुझे कुछ 28 साल हो गए अंग्रेजी पढ़ाते हुए। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि बिना पढ़े हुए, अच्छा आप एक बात देखिए, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो क्या मैं आपको ये सब बता पाता। और जो लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते, वो इसीलिए नहीं समझ पाते ना कि उन्होंने इसकी पढ़ाई नहीं की या उनको किसी ने पढ़ाया नहीं, जिसकी भी गलती हो। तो यही तो कारण, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सीखेंगे, सीधी सी बात है, पढ़ना पड़ेगा ना। तो दोस्तों
आज ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जैसा मैंने आपसे कहा, आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिससे सब इसका फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो में मैं आपको कमाल की एक बात बताने की फिर से कोशिश करूंगा, एक नया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना भी टाइम लगे मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।